नहीं होना पड़ेगा आपको। रेडी हाँ सर, जो है आप प्रस्ताव पे प्रस्ताव पे आपने भी अपनी बात रखी है, पूरी चर्चा आपने सुनी है कांग्रेस की भी भाजपा की। जो है राकेश सिंह का क्या कहना है, जो माकपा के नेता है विधायक? देखो, पहली बात है मैं बहुत साफ और क्लियर हूँ। मैं व्यक्तिगत आलोचना में नहीं जाता हूँ, मेरी ना आदत है। और मेरा मानना है कि जो पीड़ा लोगों की आज पैदा हो रही है वो किसी व्यक्ति के बैठने से या किसी व्यक्ति के कार्य से नहीं होती है, पीड़ा लोगों की नीति से पैदा होती है। इसलिए मैं नीतिगत बात करता हूं और आज भी मैंने नीतिगत बातें की है और मैंने कोशिश की है एक विषय पर फोकस करने के लिए। समय बहुत अधिक नहीं होता है अंदर बोलने के लिए, और मैंने समझा कि जो आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो ओपीएस का है और दूसरा सेब उत्पादक का है, दो पर अपनी बात रखूं, पूरी रख नहीं पाया। लेकिन ओपीएस के सिलसिले में मैं बहुत क्लियर हूं कि ये इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की, जिससे इस काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। मैंने कह दिया है सदन के अंदर और आपसे भी साझा कर रहा हूं कि अगर विद्या उपासक के सिलसिले में जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2007 में कवर हो गए थे और न्यू पेंशन स्कीम से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी उसमें अपनी पेंशन दे रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2018 में जब आया और उनकी सर्विस 2000 से रेगुलाइज हुई, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आगे हैं। अगर विद्या उपासक हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसे वो बाकी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाने में सक्षम नहीं है, जो 2004 के बाद हुए हैं। और ये भी मैंने कह दिया है कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता आने वाले समय में एजेंडा तय करने वाली है कि कौन राज करेगा, किसकी सरकार बनेगी और किस आधार पर चलेगी और क्या करेंगे। क्योंकि जो 3 फार्म लॉ किसानों ने इस देश में वापस कराए, उसे साबित हो गया है देश के अंदर एक नया युग शुरू हो गया है। और वो युग है कि जनता आने वाले समय अपनी ताकत और क्षमता के जरिए सरकारों की दिशा को बदलने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में भी अगर ये ओपीएस के प्रश्न का हल नहीं निकाला तो ये क्षमता और ताकत रखते हैं सरकार को बदलने के लिए, ये मैंने कह दिया। सिंघा जी, ओपीएस पर सरकार तो ये कह रही है, ये तो एमओयू 2004 में वीरभद्र सिंह के टाइम नहीं, वो सही है, वो सही है। मैंने अंदर कहा भी आज जो संशोधन रूल में हुआ, जो सीसीएस के रूल्स 1972 के थे, जो 2003 15 मई तक चल रहे थे, वो स्थगित किए गए और न्यू रूल्स अगस्त 2006 में लाए गए। ये हो सकता है? ऐसा है कहीं आपने देखा है देश में कि एक रूल समाप्त हो गया और नया रूल आया नहीं, और उसमें 3 साल की अवधि, और चुने हुए लोग जो असेंबली के हैं वो चुप्पी साधे, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। इसलिए जब भी कोई भी बिल आता है विधानसभा के अंदर, मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूं, क्योंकि हमारी मुख्य जिम्मेवारी है लेजिस्लेट करना लॉ को, और लॉ में एंड और का भी बड़ा भारी अंतर हो जाता है, मतलब बदल जाता है। इसलिए मैं मेहनत कर ये जो बिल आते हैं उस पर मेहनत कर तैयारी कर वो कहता हूं। तो उसमें पहली बात है, ये आया उस समय वीरभद्र जी के जमाने में आया, ये बहुत बड़ी त्रुटि रह गई। और लेकिन ये जो कहना कि ये पैसा वापस नहीं होगा, एमओयू नहीं है, ये मेरा पैसा है। मैं बैंक में जब पैसा जमा करता हूं तो बैंक मालिक नहीं हो जाता है, बैंक सिर्फ कस्टोडियन है। इसलिए जो प्रोविडेंट फंड ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेवारी है इसको रेगुलेट करना। वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो उस पैसे को वो प्राइवेट कंपनी उसका मालिक नहीं बन सकती है। ये लोगों का पैसा है और लोग जब चाहें इस पैसे को वापस लेना वो वापस ले सकते हैं, वो उसका कब्जा नहीं कर सकते हैं।
और अगर कर भी रहे हैं तो सरकार जब 370 को समाप्त कर सकती है, जब सरकार कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन कर सकती है, सरकार जब क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो इस प्रश्न को लेकर भी ऑर्डिनेंस के जरिए इसका हल किया जा सकता है। लेकिन ये इच्छा शक्ति की कमी है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। हालांकि जब मैं 370 कह रहा हूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि 370 समाप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम भी सरकार ने कर दिया जो कर नहीं सकती थी। वो ऑर्डिनेंस के जरिए और पिछले रास्ते के जरिए उस 370 को भी समाप्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का तर्क आपका क्या है? देखिए, तर्क ये है, लोगों की पीड़ा बढ़ गई है, किसान संकट के दौर से गुजरा है, 3 महीने से अधिक जो दोपहर का भोजन बनाता है उसको वेतन नहीं मिला है, पानी खोलने वाले को 4 घंटे की ड्यूटी कहा जा रहा है जो आउटसोर्स में रखा है, उसे 8 से 10 घंटे लिए जा रहे हैं। सारा हिमाचल प्रदेश आज टूट गया है, घर बह गए हैं, खेत खलियान खत्म हो गए हैं लोगों के, और अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है तो यह सबसे दुर्भाग्य बात है। इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस बिल लाया गया था, ये नो कॉन्फिडेंस ये प्रस्ताव लाया गया था, जिससे कि ध्यान सरकार का आकर्षित किया जाए, उसको समझाया जाए। ये पीड़ा के प्रश्न है, सारे प्रश्न सरकार के सामने नहीं आते हैं, बहुत से प्रश्न विपक्ष के पास आते हैं, और इसीलिए विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है उन प्रश्नों को सदन के अंदर उठाना।